रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी से परेशान होकर श्वेता अपनी सास कमला के पास जाती है और उनसे बोलती है। अरे माँ जी, लाइट चली गई और गर्मी बहुत लग रही है। एक काम करिए, छत पर चलिए मेरे साथ, वहीं सो जाना। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं गर्मी में। अच्छा बहू ठीक है, तो एक काम कर, बिस्तर लेकर ऊपर जा, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। रात को अगर बच्चों को प्यास लग गई तो वो अंधेरे में नीचे कैसे आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं बिस्तर लेकर जा रही हूँ। आप पानी और मच्छरदानी याद से लेते आना। मच्छर भी काटेंगे ऊपर, इसीलिए मच्छरदानी लगा लेंगे ताकि थोड़ी नींद सुकून की मिल जाए। अच्छा बाबा ठीक है, तू ऊपर तो चल, मैं आती हूँ। और हाँ, बच्चों को भी साथ लेकर जाना। कमला अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चली जाती है। तभी गर्मी के साथ साथ मच्छर भी काटने लगते हैं। बेचारी श्वेता परेशान हो जाती है और आधी रात को अपने पति विनोद को फोन करती है। विनोद जो कि मजदूरी करने के लिए किसी दूर शहर गया था, ज्यादा काम होने के कारण वहीं रुक जाता है। तभी विनोद फोन उठाता है और बोलता है। क्या हुआ शारदा, आधी रात को फोन कर रही हो? सब ठीक है ना? क्या ठीक है, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, पूछो मत। ऊपर से तुम्हारे घर में मर मर के चलने वाला एक ही पंखा है और उस पंखे में पूरा परिवार एक साथ गुजारा करना पड़ता है। एक तो यहाँ लाइट बहुत जाती है और कम से कम एक कूलर और इन्वर्टर तो लगवा दो, कम से कम नींद तो ठीक से आ जाए। कूलर और इन्वर्टर तुम्हें पता भी है कि कितना महंगा आएगा? हमारे घर में कूलर तो है नहीं, ऊपर से तुम इन्वर्टर लगवाने की बात कर रही हो। अरे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने की गर्मी, 6 महीने की सर्दी, 2 महीने तो वैसे निकल चुके हैं। गर्मी के 4 महीने और गुजारा कर लो ना। जिंदगी में गुजारा ही करना है क्या मुझे? अगर बीवी का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो शादी क्यों करी? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अरे शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। एक कूलर ही तो मांग रही हूँ, कूलर नहीं ले सकते गर्मी में, घमौरियां हो गई मुझे। बहू की तेज तेज बोलने की आवाज सुनकर उसकी सास बोलती है। हे भगवान, अरे बहू इतनी रात को तो विनोद को क्यों परेशान कर रही है? तुझे तो पता है ना कि कैसे कैसे हम लोग घर को चला रहे हैं। और अगर तुझे कूलर चाहिए तो थोड़ा सा समय देना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई जी, मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से गरीब घर में मेरी शादी करवा दी। अरे कूलर तो आजकल हर किसी के घर में होता है, इतना भी कोई क्या गया गुजरा कि जैसे आप लोग हैं। बहू जरा ना सोच समझ कर बोला कर, तू गुस्से में कुछ भी बोल देती है। तुझे पता ही नहीं होता कि तू क्या बोल रही है। और अभी हमारे घर की आर्थिक हालत कितनी बुरी है ये तो तुझे पता ही है ना। और ऐसे में हमें कितनी तकलीफ होती है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी तो जी रहे हैं ना। हाँ तो मुझे ऐसे मर मर के नहीं जीना, जीना है तो अच्छे से जियो, ताकि तिल तिल मरने से तो बेहतर है कि एक बार में मर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। श्वेता बार बार अपने पति से कूलर लाने की जिद करती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता की जिद करने पर उसकी सास अपने बेटे से बोलती है। विनोद बेटा, मैं क्या कह रही थी कि अगर बहू इतनी जिद कर रही है तो उसी की खुशी के लिए एक कूलर ले आ घर में। तुझे तो पता है ना कि अभी हमारे घर में पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, किस्त पर ही ले लेते हैं, महीने में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, कम से कम बहू खुश तो रहेगी। अरे माँ मुझे पता है, लेकिन आपको तो पता है ना अभी मैं कोई ढंग का काम भी नहीं करता, तो किसी कर्ज में फंस जाऊं ये मैं नहीं चाहता। बेटा इंसान कमाता क्यों है? घर परिवार के लिए। अगर हमारा घर परिवार खुश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम इस कमाई का? मेरी बात मान, तो बहू के लिए कूलर ले ले। बहू ही नहीं बल्कि उसको तो पूरा घर इस्तेमाल करेगा। और वैसे बहू ने बिल्कुल ठीक कहा था, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। ठीक है माँ, आप तो बहुत सोचती हो अपनी बहू के बारे में, लेकिन वो इतना नहीं सोचते आपके बारे में। आप चिंता मत करो, मैं शाम को कूलर ले आता हूँ। ऐसे ही शाम को विनोद किस्त पर एक कूलर ले आता है। कूलर देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और श्वेता अपने पति विनोद से बोलती है। विनोद, कूलर को ना मेरे कमरे में लगवा देना और माँ जी के रूम में पंखा। श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर विनोद को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहता और आखिरकार श्वेता की जिद करने के कारण कूलर उसी के कमरे में लगता है। ऐसे ही एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, सास बहू के कमरे में आकर सो जाती है। तभी वहाँ श्वेता आती है और बोलती है। अरे माँ जी, ये क्या है? आप मेरे कमरे में आकर क्यों सो गए? आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ जाकर सोना। और वैसे भी इतना बोलने के बाद आपका बेटा एक कूलर लेके आया, उस पे भी आप अपना कब्जा जमाने लगी। अरे बेटा वो मेरी आंख लग गई और कब्जा करने यहाँ नहीं आई हूँ मैं। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और तू भी यहाँ सो जाना मेरे साथ, क्या दिक्कत है? वैसे भी छत पे तो हम साथ में ही सोते थे ना। माँ जी, मैं ऐसे नहीं सो सकती।
आपको पता है ना मुझे फैल के सोने की आदत है, और कूलर मेरे पति लेकर आए, तो आप इस पे कब्जा जमाना बंद करो। बहू, ये तेरा मेरा क्या होता है? बाकी अगर तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कूलर में सो गई तो माफ करना, आगे से मैं तेरे कमरे में या फिर इस कूलर में नहीं सोऊंगी। अब बेचारी सास का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो रही हो, लेकिन बेचारी सास अपने ही कमरे में सोया करती, तो वहीं दूसरी तरफ बहू कूलर में मजे से अपना बच्चों के साथ सोया करती थी। धीरे धीरे सास के पूरे शरीर पर घमौरी और लाल लाल दाने होने शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक दिन जब विनोद की नजर अपनी माँ के लाल लाल दाने और घमौरी के ऊपर जाती है, तो वो अपनी माँ से बोलता है, ये सब क्या है? आपके पूरे शरीर पर यह घमौरी हो चुकी है। आप इस तपती हुई गर्मी में इस पंखे में क्यों रहती हैं? कूलर तो ले आया ना मैं, अब कूलर में सोया करो। नहीं बेटा, मुझे माफ करना, वो तेरी बीवी का कूलर है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू कभी मुझे ऐसा बोलेगी। ये मत सोचना कि मैं शिकायत कर रही हूँ, लेकिन बहू ने मुझे कूलर में सोने से मना कर दिया, और दूसरी बात, उसके कमरे में मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर विनोद समझ जाता है कि जरूर उसकी बीवी ने उसकी माँ को कूलर में सोने के लिए मना कर दिया है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तू पागल है क्या श्वेता? तेरे को पता है ये जो कूलर है ना, माँ की वजह से आया है। तेरे कहने से मैं कूलर लेकर आया भी नहीं। माँ ने मुझे बोला कि बहू को दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए कूलर लाया, और आज तू मेरी ही माँ को कूलर में सोने से मना कर रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अपनी सास के साथ सोऊंगी क्या मैं? क्यों? रात को लाइट जाने के बाद छत पर तो मेरी माँ के साथ ही सोती थी ना। अब जब कूलर आ गया तो तुझे मेरी माँ को साथ में सुलाने में दिक्कत होती है। अरे तुम दोनों ही इस घर में रहती हो, मैं तो सारा दिन काम से बाहर ही रहता हूँ। ये कूलर मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया था ताकि मेरी माँ और मेरी बीवी को कोई दिक्कत ना हो, और तू मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मेरी माँ की जगह अगर तेरी माँ होती तो तुम क्या करती? विनोद को गुस्सा आता है और वो जाकर किस्त पर एक और कूलर अपनी माँ के लिए ले आता है। इतना होने के बाद श्वेता को समझ आ जाता है कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ी नफरत का रूप ले लेती है। अगर उसने एक ही कूलर को अपनी सास के साथ बांट लिया होता तो शायद दोनों सास बहू में प्यार और बढ़ गया होता। सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी सास तारा और अपनी 5 साल की बेटी किरण के साथ रहा करती थी। अभी कुछ महीनों पहले ही मनीषा के पति की मौत हुई थी, जिसके बाद मनीषा के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे ही एक दिन मनीषा बाजार से आ रही होती है, तभी वो देखती है कि एक बच्चा उसके घर के बाहर बैठकर कुछ कैंडी खा रहा है। अब मनीषा के मन में लालच आ जाता है और वो बच्चे से कैंडी मांगने लगती है। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत सारी कैंडीज है, क्या ये कैंडी मुझे दोगी? पर मैं अपनी कैंडी आपको क्यों दूं? आप तो इतनी बड़ी हो, फिर भी बच्चों की कैंडी मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती? बच्चा तो बड़ा ही तेज है। कोई बात नहीं, अपनी लाचारी से अपना लालच छुपाकर इस बच्चे से कैंडी ले ही लूंगी। बेटा, ये कैंडी मैं अपने लिए नहीं मांग रही, कैंडी तो मैं अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ। वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या तुम अब भी अपने दोस्त को कैंडी नहीं दोगी? एक छोटा सा बच्चा मनीषा की बातों में आ जाता है और मनीषा उस बच्चे से कैंडी लेकर अपनी बेटी को दे देती है। मनीषा अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी। अब मनीषा रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है और तभी वो देखती है कि उसका घर का नमक खत्म हो चुका है। मनीषा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नमक लेकर आ सके, इसलिए जब उसके घर में एक औरत अपनी साड़ी लेकर आती है तो मनीषा उससे थोड़ा नमक मांग लेती है। आंटी, साड़ी में बस फॉल ही तो लगाना है, कल जाना है ना पार्टी में, सुबह तक आपकी साड़ी में फॉल लगा कर दे दूंगी। तुम सारे काम बहुत जल्दी करती हो, इसीलिए तो मैं अपने सारे कपड़े तुम्हें ही देती हूँ। आंटी, मुझ जैसे गरीब को आप अपने कपड़े देकर बहुत बड़ा एहसान करती हैं। अच्छा आंटी, वैसे मेरे घर में नमक खत्म हो गया, अगर मैं अभी नमक लेने गई तो आपकी साड़ी रह जाएगी, अगर आप थोड़ा सा नमक मुझे दे देते तो। अरे बहू, ये भी कोई मांगने की चीज है? आखिर एक पड़ोसी होता ही क्यों है, ताकि वह अपने पड़ोसी की मदद कर सके। तू फिक्र मत कर,
मैं तुझे नमक चीनी सब ला कर देती हूँ। मैं तेरी आर्थिक स्थिति समझती हूँ। मोहल्ले के सभी लोग मनीषा पर तरस खाते और उसकी मदद करते, पर मनीषा उनकी मदद का गलत फायदा उठाने लगती है। अब मनीषा के मन में लालच आ जाता है और वो अपना सारा काम मुफ्त में करवाने की सोचती है। सभी लोगों को मुझसे कितनी हमदर्दी है। मैं ही पागल हूँ जो इतने सस्ते में इनके कपड़े सिलती हूँ। आगे मुझे भी तो अपना घर देखना है, इसीलिए मुझे अपने कपड़ों के दाम बढ़ा देने चाहिए। अरे बहू, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। माना कि सभी मोहल्ले वाले तुझसे कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन अगर तू टेलर से भी ज्यादा रेट लेगी तो कोई तुझसे कपड़े क्यों सिलवाएगा? माँ, मैं एक विधवा और लाचार औरत हूँ जिसके 5 साल के बेटे भी है। देखना, जब मैं सिलाई की रेट बढ़ाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मनीषा ज्यादा कमाई के लिए सिलाई का रेट बढ़ा देती है, पर मोहल्ले के सभी लोग मनीषा की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और सिलाई का रेट बढ़ने के बाद भी अपने सारे कपड़े मनीषा को ही देते। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, दाम बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं टेलर से जल्दी और अच्छा कपड़ा सिल के देती हूँ। इतने कम पैसों में इतनी अच्छी सिलाई पाकर मोहल्ले वालों की तो मौज है। बहू, तेरा लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब पता नहीं कि तू क्या सोच के ये सब कर रही है। तारा और मनीषा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किरण आ जाती है और अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आज भी मेरे टेस्ट में कम नंबर आए हैं। टीचर कह रही है मुझे ट्यूशन लगवा लेना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो मैं सबसे पीछे रहूंगी। किरण बेटा, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। नहीं माँ, मुझे ट्यूशन जाना, मेरे सभी दोस्त ट्यूशन जाते और आपके पास मुझे बनाने के लिए समय ही नहीं रहता। मुझे क्लास में पीछे नहीं रहना, मुझे भी ट्यूशन जाना है। किरण की बातें सुनकर मनीषा परेशान हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मनीषा को कहीं सस्ता ट्यूशन नहीं मिलता और इसलिए जब उसकी गली की एक लड़की अपना सूट सिलवाने के लिए उसके पास आती है तो वो उस लड़की से कहती है, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। अगर तुम मेरी किरण बेटी को पढ़ाओगे तो मैं कम दामों में तुम्हारे कपड़े सिल दिया करूंगी। प्लीज मेरी किरण को मुफ्त में पढ़ा दो। मुझ विधवा के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके। बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये डील कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाभी, आप कल से ही किरण को मेरे पास भेज देना और मेरा ये सूट सिल देना। कल मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे यही पहनकर जाना है। वैसे इतनी जल्दी तो सूट सिल नहीं पाता, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सारी रात जागकर सबसे पहले तुम्हारा सूट सिलूंगी। बस तुम मेरे बेटे को पढ़ा देना। मनीषा बड़ी ही चालाक से मुफ्त में अपने बेटे का ट्यूशन लगवा लेती है, क्योंकि किरण की ट्यूशन टीचर ज्यादातर मॉडल कपड़े पहनती थी, इसलिए ज्यादा सिलाई के लिए वो मनीषा को कपड़े नहीं देती थी। और जब भी वो सिलाई के लिए मनीषा को कपड़े देती तो मनीषा उससे दुगने सिलाई के पैसे लेती, क्योंकि किरण टीचर को सिलाई का रेट पता नहीं था, इसलिए वो मनीषा को मुंह मांगी रकम दे देती। ऐसे ही एक दिन, भाभी ये मेरा एक ब्लाउज है, इसे अच्छे से सिलना। कुछ दिनों बाद मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे? फिर तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ब्लाउज बहुत अच्छा सिलूंगी। आखिर तुम मेरी बेटी को फ्री में जो पढ़ा रही हो। भाभी, अगर मैं किरण को मुफ्त में पढ़ा रही हूँ तो आप भी तो इतने कम दामों पर मेरे कपड़े इतनी अच्छी तरीके से सिलती हो, इसलिए आप प्लीज इस तरह की बातें कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मनीषा उसकी नादानी पर हंसने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ मनीषा का लालच और भी बढ़ जाता है। वो किसी भी कपड़े को मन से नहीं सिलती और जल्दबाजी में उल्टा सीधा सिलकर दे दिया करती और कई बार तो सिलाई करना ही भूल जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन मनीषा किरण के ट्यूशन टीचर के साथ भी करती है। भाभी, काफी दिन हो गए हैं। कल सुबह लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आपने मेरा ब्लाउज तो सिल दिया है ना? हे भगवान, मैं तो इसका ब्लाउज सिलना ही भूल गई। कल सुबह से देखने लड़के वाले आ रहे। एक काम करती हूँ, इसे झूठ बोल देती हूँ। तुम्हारा ब्लाउज हो चुका है, बस उसमें थोड़ा सा काम रह गया ताकि तुम्हारी फिटिंग अच्छे से बैठ सके, इसलिए मैं कल सुबह खुद तुम्हारे घर ब्लाउज भेज दूंगी। इस तरह से मनीषा झूठ कहकर उस लड़की को वहाँ से भेज देती है और रात में जल्दी जल्दी उसका ब्लाउज सिलती है और अगली सुबह उसे दे देती है। लेकिन उसका ब्लाउज पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है
और वो गुस्से में आकर मनीषा से कहती है, भाभी मैंने इतने दिन पहले ही आपको ब्लाउज दिया था ताकि आप मेरा ब्लाउज अच्छे से सिल सको, पर आपने मेरा ब्लाउज पूरी तरह से खराब कर दिया। आप एक नंबर की लालची हो, आप मुझे हमेशा से ठगती आ रही हो। आज ही माँ से मुझे सिलाई का दाम पता चला है। मनीषा बहू, हमने तुझ पे तरस खाया कि चलो विधवा है, इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं, पर तुम तो एक नंबर की लालची औरत निकली। भाभी अगर मेरा रिश्ता नहीं लगाना तो मैं बता रही हूँ आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और अब मैं किरण को मुफ्त में नहीं पढ़ाऊंगी। चलो माँ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर तारा अपने मोहल्ले वालों से अपनी बहू की गलती की माफी मांगती है और अपनी बहू से कहती है, देख लिया लालच का नतीजा। अब बता कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगी। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। अब बता कैसे बिताएगी अपना जीवन अपनी इस बेटी के साथ। आप सही कह रही थी, पर मैंने ये लालच अपनी गरीबी, अपनी लाचारी देखकर की, पर मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। अब मुझे एहसास हो चुका है, इसीलिए वादा करती हूँ अब से कोई लालच नहीं करूंगी और मेहनत और लगन के साथ काम करूंगी। इस तरह से मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की माफी सभी से मांगती है, जिसके बाद फिर कभी निशा किसी तरह का कोई लालच नहीं करती और ईमानदारी के साथ अपना काम करती है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया, जो कि अपने गांव की सबसे खूबसूरत चिड़िया थी। चिंकी की हर एक अदा पर गांव के सारे जानवर मरा करते, फिर वो कोई बूढ़ा हो या जवान। चिंकी ही अपने घर की इकलौती बेटी थी, जिस कारण उसके नखरे भी बहुत थे। उसके पिता मोनू तोते को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही एक दिन मोनू चिंकी से कहता है, चिंकी बेटा, मैं क्या सोच रहा था कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तेरे हाथ पीले कर देने चाहिए। अगर तेरे जीवन में कोई हो तो तू मुझे बता दे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा। नहीं पापा, मेरी लाइफ में कोई नहीं जिसे मैं शादी कर सकूं, और अब तक आपने जितने भी रिश्ते दिखाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। उनमें वो बात नजर नहीं आ रही जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ। अच्छा, तो तुझे कैसा जीवन साथी चाहिए मुझे बता, मैं वैसा ही ढूंढ लूंगा। नहीं पापा, आप नहीं ढूंढ पाओगे। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या देखोगे कि वो कितना कमाता है, क्या करता है, दिखने में कैसा है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो तुझे क्या चाहिए ये बता। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आपको समय के ऊपर सब छोड़ दो। जिस दिन मेरी शादी होनी होगी अपने आप हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे तू मेरी बेटी है, एक बाप जब तक अपनी बेटी की शादी नहीं कर देता ना, तब तक उसे इस बात की टेंशन लगी रहती है। और शादी तो तेरी समय पर हो जाएगी, वो मुझे मालूम है, लेकिन उस समय को लाने के लिए जो काम करना पड़ता है ना। तो आप क्या चाहते हो कि मैं जबरदस्ती किसी से भी शादी कर लूं? आप एक बात कान खोल के सुन लो पिताजी, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, और मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे मुझे लगे कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है। फिर चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, कुछ भी करता, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मोनू अपनी बेटी की हरकतों से दुखी हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो उसकी शादी कैसे करे। एक दिन चिंकी अपनी दोस्त मिनी चिड़िया से मिलने जाती है और उससे कहती है, यार मेरे ना घर वाले शादी के लिए इतना फोर्स करते हैं। मेरे पापा तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि शादी कर ले, शादी कर ले। अरे यार किसी से भी शादी कर लूं क्या? तेरे पापा तो तेरे लिए लाखों में एक रिश्ते को लेकर आते हैं, फिर भी तुझे कमी लग रही है? हाँ, अच्छा खासा है, बैंक बैलेंस होता है, दिखने में भी स्मार्ट होते हैं लड़के, सब कुछ तो होता है उनमें, फिर क्या चाहिए रहता है तुझे? हाँ, यही बात तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो मेरे होने वाले हस्बैंड होंगे उनके साथ मुझे ऐसी लाइफ मिलनी चाहिए जिससे मुझे ये लगे कि वो मेरे हस्बैंड नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड हैं। पैसे तो साथ मिलकर भी कमा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है। शायद तेरी ये बात ना तेरे पापा ना समझ रहे हो, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तू ऐसा पार्टनर ढूंढ रही है जिसके साथ तू पहले डेट करे, उसके बाद उसे समझे, उसके बाद तू शादी करना चाहती है। और ऐसा ना तेरी लाइफ में अब तक कोई आया नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तू एक काम कर, तेरे गांव में वैसे भी बहुत सारे लोग तेरे पीछे पागल हैं, उन्हीं में से किसी 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर ले। मेरा मतलब है कि तू अपना एक छोटा सा स्वयंवर कर ले। तेरे घर में कौन सा पैसों की कमी है, तेरे पापा तो वैसे ही तेरी हर बात मान जाते हैं। एक बार इस बारे में भी बात करके देख ले। आइडिया बुरा नहीं है।
चल ठीक है, पापा से बात करूंगी इस बारे में, देखते हैं क्या बोलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी अपने पापा से अपने स्वयंवर करने के बारे में बात करती है। तभी इस बारे में सुनते हुए मोनू कहता है, तुझे लगता है कि तू ये जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है? चल, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं तेरे लिए स्वयंवर करवाने के लिए तैयार हूँ। फिर जो तुझे सही लगे तू अपना जीवन साथी चुनकर मुझे बता देना, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगा। हाँ पापा, मैं यही चाहती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोनू अब अपनी बेटी की शादी का स्वयंवर करवाने के बारे में सोचता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के कुछ जानवर चिंकी से शादी करने का ख्वाब लेकर उसके घर जाते हैं, जिनमें से 4 जानवरों को वो सिलेक्ट करती है, जिनमें से एक गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा भालू और चौथा कौआ था। ऐसे ही एक दिन चिंकी उन सबसे कहती है, आप चारों में से आज सबसे पहले कालू के साथ मैं पूरे गांव में घूमूंगी। कालू को मुझे ऐसा फील नहीं करवाना है जिससे मैं बोर हूँ या फिर कालू के साथ मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। कालू चिंकी के साथ पूरे गांव में घूमता है और बहुत सारी बातें करता है। शादी के बाद ना मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तो चाहे उसके लिए मुझे अपने माँ बाप को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ चिंकी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। ऐसे ही अगला राउंड कुत्ते का आता है। कुत्ता चिंकी को अपनी महंगी सी मोटर बाइक पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो बार बार बहुत अजीब ढंग से मोटर बाइक चलाता है। ये देखकर चिंकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार चिंकी को अनकंफर्टेबल फील करवाता है, जिसे देखकर चिंकी गुस्सा होती है और कहती है, अरे तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती क्या? और नहीं आती तो बाइक लेकर आने का क्या मतलब था? दरअसल बात यह है कि बहुत महंगी मोटर बाइक है और यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो इतनी महंगी मोटर बाइक पर तुम्हें घुमाने के लिए आ सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। चिंकी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अब 3rd राउंड शुरू होता है। बारी आती है भालू की। भालू जो कि कई दिनों से नहा कर नहीं आता, उसकी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है। उसके शरीर की इस गंध से चिंकी दूर भागते हुए कहती है, देखो 3rd राउंड कैंसिल करो, तुम वैसे ही रिजेक्ट हो। तुम्हारी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही, ईऊ, लग रहा है तुम कई दिनों से नहाए नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती, तो तुम जा सकते हो। ये बात सच है कि मैं नहाता नहीं हूँ, और मैं नहीं नहाता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं 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 नहीं, जो खुद की बॉडी को खुश नहीं रख सकता वो मुझे कभी खुश नहीं रखेगा। इस तरह से अब 4था राउंड शुरू होता है। 4थे राउंड में गाय चिंकी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाता है। तभी चिंकी गाय से कहती है, वैसे तुम काफी अच्छे हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मुझे मेरे घर के लिए एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी माँ के साथ साथ मेरा ध्यान रखे, हम सबको प्यार दे। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। ज्यादा बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। चिंकी गाय से बहुत इम्प्रेस होती है और आखिरकार इस स्वयंवर में गाय की जीत होती है। चिंकी और गाय दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं।